Hello everyone, welcome to my channel, and today we are going to complete the history. Means that we are going to start the very last chapter of class 11th history, and the chapter's name is Paths to Modernization. मतलब कि कैसे दो कंट्रीज जापान एंड चाइना, मैप में देखते हैं इंडिया से ऊपर ग्रीन कलर का चाइना एंड चाइना के साथ आता है ऑरेंज कलर का ये जो हमारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, इसे बोला जाता है जापान। तो ये दो कंट्रीज कैसे जो है अपनी हिस्ट्री को ओवरकम करके कैसे ये जो है बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं और कैसे ये जो है आज के टाइम में बहुत टॉप कंट्रीज की लिस्ट में आते हैं। वी विल नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दीज टू कंट्रीज। स्टार्टिंग जो थी 19th सेंचुरी की, उसके अंदर जो है ये चाइना जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थी, ईस्ट एशिया के अंदर बहुत पावरफुल थी। ये जो चाइना है इसे रूल किया गया था बाय किंग डायनेस्टी, ओके, किंग डायनेस्टी। और एज कंपेयर्ड टू द अनदर कंट्री विच वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज जापान। जापान जो है एक ऐसी कंट्री है जो कि बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड थी, मतलब दूसरी जो कंट्रीज हैं उसके साथ ज़्यादा लेन देन जापान का नहीं था। ठीक है, अब जो है जापान जो है काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रही थी। इट वॉज बिकमिंग मॉडर्न नेशन स्टेट, और इसने धीरे धीरे क्या करना शुरू किया, अपनी आसपास की कंट्रीज़ को जो है कॉन्कर करना शुरू कर दिया। जैसे कि तेवान जो है वो चाइना का हिस्सा माना जाता है, और कई जगह कहा जाता है तेवान जो है वो चाइना का हिस्सा नहीं है। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल आइलैंड। इसने तेवान, उसके बाद कोरिया, देन चाइना के कुछ पार्ट्स पर और रशिया के कुछ पार्ट्स पर अपना जो है कंट्रोल बना लिया। मतलब जापान जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया। अब ये जो हमारी चाइना है, यहाँ पर जो किंग डायनेस्टी थी वो बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही थी, और इसकी वजह से क्या हुआ, जापान ने चाइना के कुछ पार्ट्स पर भी कंट्रोल जो है वो अपना जमा लिया। अब चाइना के लोग जो थे वो बहुत परेशान थे कि हमें जो है अपना सब कुछ ठीक करने के लिए, जापान के कंट्रोल को हटाने के लिए और दूसरे बाकी सारे प्रेशर्स को हटाने के लिए हमें जो है अपनी कंट्री में एक रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, मतलब एक क्रांति लानी पड़ेगी। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी चाइना की, उसने जो है सिविल वॉर की थी ताकि एक रेवोल्यूशन आ सके हमारे चाइना के अंदर, और 1949 के अंदर चाइना जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया। और 1970s के अंदर चाइना को लगा कि जैसी हमारी आइडियोलॉजी है, चाइना की गवर्नमेंट को लगा कि जितनी पुरानी हमारी आइडियोलॉजी है हमें उसे चेंज करना पड़ेगा और हमें जो है अच्छी तरीके से अपनी कंट्री को डेवलप करना पड़ेगा। अभी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो वो आने वाले जो वीडियोस हैं उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा, क्योंकि हम जापान और चाइना दोनों कंट्रीज को सेपरेटली इनकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे। अब हम चाइना और जापान के बारे में थोड़ा थोड़ा पहले पढ़ेंगे, उसके बाद बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। चाइना जो है उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है कि चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर येलो रिवर, यांगजे रिवर और पर्ल रिवर नाम की रिवर्स जो हैं वो बहती हैं, ओके। और चाइना का काफ़ी बड़ा पार्ट जो है कंट्री का वो जो है माउंटेन्स द्वारा जो है कवर किया गया है। यहाँ के लोग जो हैं ज़्यादातर अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के हैं, ओके। एथनिक ग्रुप्स यहाँ पर बहुत सारे हैं, पर जो लोग सबसे ज़्यादा डोमिनेंट हैं वो है हैन लोग, ठीक है। उसके बाद उइगर पीपल आर देयर, हुई, मंचू एंड तिब्बतन पीपल आर ऑल्सो देयर, ओके। अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो बहुत तरीके की बोली जाती है, बट दो जो है वो डोमिनेंट हैं। फर्स्ट है कैंटोनीज एंड सेकंड है शंघाईनीज। कैंटोनीज एंड शंघाईनीज आर द मेजर लैंग्वेज ऑफ चाइना। उसके बाद फूड के बारे में बात करते हैं। जो नॉर्थ चाइना है वहाँ पर जो है वीट बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। साउथ में डिमसम नाम की पेस्ट्रीज, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, बहुत ज़्यादा फेमस है। डिमसम आर द पेस्ट्रीज विच आर वेरी फेमस इन साउथ एशिया। अगर बात करें
ईस्ट चाइना की, वहां पर वीट और राइस दोनों उगाए जाते हैं। और चाइना के अंदर फॉरेन से बहुत तरीके की चीजें आई हैं, जैसे कि चिली जो मिर्ची है वो पोर्टुगीज द्वारा लेकर आई गई है इन चाइना, और कई स्पाइसेस भी लेकर आए हैं और फॉरेन पीपल। इसकी वजह से क्या हुआ है, चाइना का जो फूड है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं जापान की। जापान जो है एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, उनमें से मेजर आइलैंड्स का नाम है होन्शु, क्यूशु, शिकिकू, Hokkaido. So all these words are bit difficult, but if you will try to learn, it is very easy. Honshu, Kyushu, Shikoku and Hokkaido. और बिल्कुल साउदर्न मोस्ट आइलैंड्स, बिल्कुल छोटे छोटे, उन्हें जो है ओकिनावन चेन बोल दिया जाता है, ओकिनावन चेन। ठीक है। अब जापान का 50% से भी ज़्यादा जो एरिया है वो माउंटेन्स कवर करते हैं, और जापान जो है एक बहुत डेंजरस जगह है। क्यों कह सकते हैं हम ऐसा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव अर्थक्वेक जोन है। मतलब यहाँ पर एक्टिव वॉल्केनोज, नॉट वॉल्केनोज, सॉरी, इट मे बी ड्यू टू वॉल्केनोज ऑल्सो, बट यहाँ पर अर्थक्वेक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई रेंज के आते हैं जब भी आते हैं, बिकॉज वॉल्केनोज ऑल्सो समटाइम्स लीड टू द अर्थक्वेक्स। ठीक है। जो सुनामी आती है जापान के अंदर वो भी अर्थक्वेक की वजह से होती है, अर्थक्वेक इन द डीप सी लेवल। यहाँ पर ज़्यादातर जो है जापानीज लोग ही रहते हैं, पर कुछ माइनॉरिटी पीपल भी है। माइनॉरिटी का क्या मतलब है, वो लोग जो बहुत कम रेशो में रह रहे हैं जापान के अंदर, उन्हें बोलते हैं आइनू पीपल। ओके। और कोरियंस भी हैं यहाँ पर, जो कि लेबर के लिए लेके आए गए थे जापान के अंदर। उसके बाद अगर जापानीज फूड की बात करी जाए तो वो जो है रॉ फिश, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जिसे कि सुशी भी बोला जाता है, उसे जो है राइस के साथ खाते हैं, एंड दे थिंक दैट इट इज वेरी हेल्दी। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जापान इन वेरी डिटेल्ड मैनर। जापान जो बहुत बड़ा टॉपिक है, जो कि चैप्टर के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जापान के बारे में और सेकंड पार्ट है चाइना के बारे में। तो जो फर्स्ट पार्ट है वी आर गोइंग टू बिगिन राइट नाउ। ठीक है। जापान के अंडर फर्स्ट पहले हम पढ़ेंगे जापान का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। राइट। तो जापान के पॉलिटिकल सिस्टम में पहले क्या हुआ करता था, जो एम्परर है, जो राजा है, वो क्योटो नाम की जगह से जो है पूरे जापान को रूल करता था। पर क्या हुआ, टाइम के साथ साथ शोगुन्स जो है वर्ड यूज किया जाता है मिलिट्री लीडर्स के लिए। तो जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो ज्यादा पावरफुल होने शुरू हो गए, और उन्होंने इस एम्परर की पावर जो है वो अपने पास कर ली, और ये जो शोगुन्स हैं वो पूरे जापान को कंट्रोल करना इन्होंने शुरू कर दिया। सबसे पहले जो शोगुन्स आए थे, दे वर फ्रॉम द टोकुगावा फैमिली, Tokugawa family, and they ruled it जापान फ्रॉम 1603 टू 1867। ठीक है। अब ये जो शोगुन्स आ गए हैं जापान के अंदर, इन्होंने क्या किया, पूरे जापान को जो है 250 डोमेन्स के अंदर बांट दिया। मतलब 250 पार्ट्स बना दिए जापान के, और यहाँ पर जो है इस जमीन पर जो है लॉर्ड्स जो हैं उन्हें बिठा दिया कि यू हैव टू कंट्रोल दिस लैंड। ठीक है। एक डोमेन के अंदर एक लॉर्ड हुआ करता था, और उनकी लैंग्वेज में बोले तो एक डेमो हुआ करता था। ठीक है। डेमियो, जो ये डेमियो है वो एक्चुअल में इन शोगुन्स ने जो इस जापान की कैपिटल बनाई थी, जिसे कि एडो बोला जाता था, एडो के अंदर इन सारे डेमियो को रहना पड़ता था। मतलब ये अपनी अपनी जगह पर नहीं जाया करते थे, ये जो है सिर्फ एक कैपिटल में 250 लॉर्ड्स रहा करते थे, और लॉर्ड्स को जापानीज लैंग्वेज में बोला जाएगा डेमियो। ठीक है। और इन शोगुन्स और डेमियो को जो है एक समुराई क्लास, समुराइज कौन हुआ करते थे जापान के अंदर, वो लोग जो कि बहुत ज्यादा मतलब
हेल्दी हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और उन्हें वॉरियर क्लास बोला जाता है जापान का। तो इन दोनों को जो है इन्होंने सर्व करना है, मतलब समुराई विल सर्व द शोगुन्स एंड द डेम्यूज। ओके, अब लेट 16th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, इन शोगुन्स ने मतलब टोकुगावा फैमिली ने कुछ 3 चेंजेस बनाए कि जापान के पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा। इन्होंने सबसे पहली बात बोली कि जो लेबर क्लास है जापान की, वो जो है कोई भी हथियार नहीं रखेगी। जो समुराइज हैं उन्हीं के पास सारे हथियार होंगे। सो दे टोल्ड दैट ओनली द समुराइज विल बी आर्म्ड। उसके बाद इन्होंने बताया ये जो डेमियोस हैं जो कि सिर्फ एक कैपिटल में रह रहे हैं, एडो कैपिटल में रह रहे हैं, अब वो सिर्फ एडो में नहीं रहेंगे, वो अपने अपने डोमेन में जाएंगे, अपनी अपनी जगह में जाएंगे टू कंट्रोल देयर लैंड मोर एफिशिएंटली। ओके, उसके बाद इन्होंने अपना जो रिवेन्यू का सिस्टम है वो भी रीन्यू कर लिया। अब जब ये सब कुछ हो रहा था जापान के अंदर, जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी, इसकी वजह से जो है पॉपुलेशन इंक्रीज करती जा रही थी। तो ये जो एडो जो कि उस टाइम पर जापान की कैपिटल हुआ करती थी, इसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इंक्रीज करती जा रही थी। उसी तरीके से ओसाका और क्योटो नाम की जगहों की भी जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही थी। सो ये क्योटो सेम वाला है, ठीक है, वही क्योटो है। अब ये जो है सब कुछ हो रहा है और हमारे जापान की कमर्शियलाइजेशन होनी शुरू हो गई, मतलब कि जापान जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप करना ही इसने शुरू कर दिया। पैसा जो है, मनी का फ्लो जो है वो जापान के अंदर होना शुरू हो गया और लोगों के अंदर एक चेंज आया। क्या आया कि लोग जो है किसी को भी उसके स्टेटस के अकॉर्डिंगली नहीं ट्रीट किया करते थे, बल्कि उस पर्सन के मेरिट के अकॉर्डिंगली, उस पर्सन की क्वालिटीज, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है ट्रीट किया करते थे। आर्ट और थिएटर की भी इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ती जा रही थी। लोग जो है अपनी एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को बुलाने लगे थे कि यू आर अ आर्टिस्ट, कम टू मी, आई विल पे यू द मनी एंड मेक अ आर्ट फॉर मी, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स वर हैपनिंग। उसके बाद बुक्स जो हैं लोग बहुत ज़्यादा पढ़ना जो है उनकी एक तरह से फेवरेट चीज़ बन चुकी थी। ओके, अब जब इतनी डेवलपमेंट हो रही है तो जापान को एक आइडिया आया कि हम क्या कर रहे हैं कि हम चाइना से सिल्क मंगवा रहे हैं और इंडिया से और कपड़ा मंगवा रहे हैं, टेक्सटाइल मंगवा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इतना इतना गोल्ड और सिल्वर जो है चाइना और इंडिया को देना पड़ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, वी विल डू द इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का क्या मतलब होता है कि जब भी हम अपनी कंट्री में कुछ मंगवा रहे थे पहले, ठीक है, अपनी कंट्री में किसी और कंट्री से कुछ मंगवा रहे हैं तो उसे बोलते हैं इंपोर्ट। अब हम ये इंपोर्ट को रोक देंगे और जो चीज मंगवा रहे थे वो अपनी कंट्री के अंदर जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। दैट इज नोन एज इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो चाइना ने भी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन किया। इसने क्या किया, टोकुगावा फैमिली ने निशिजन जो कि एक जगह है क्योटो के अंदर, उसे कहा कि आपको जो है, मतलब वहां के लोगों को कहा आपको जो है सिल्क जो है वो प्रोड्यूस करनी है और सिल्क को प्रोड्यूस करना दैट इज नोन एज सेरीकल्चर। तो लोग जो है यहाँ पर सिल्क प्रोड्यूस करने लग गए और टाइम के साथ साथ निशिजन की जो हमारी सिल्क है वो वर्ल्ड फेमस हो गई, ठीक है। तो यू कैन सी जापान ने अपनी जो खामियां हैं उसे जो है पूरा करना शुरू कर दिया, अपने आप को जो है अच्छा बनाना शुरू कर दिया। द सेम विद इज अ पर्सन, कि अगर कोई पर्सन चाहता है कि यस मेरे अंदर ये कमी है, दैट आई कैन डू इट बेटर, कोई भी चीज मैं अच्छा कर सकता हूं तो वो कर सकते हैं। यू कैन लर्न इट फ्रॉम जापान, ठीक है। तो उसके बाद बताया गया है कि जापान जो है उसकी स्क्रिप्ट जो है उसमें कौन कौन सी बुक्स लिखी गई हैं, जापान की स्क्रिप्ट में कौन कौन सी बुक लिखी गई है। दैट इज टेल ऑफ द जेनजी, ठीक है, टेल ऑफ द जेनजी लिखी गई है एक लेडी द्वारा जिनका नाम है मुरासाकी शिकिबू। ओके, इन्होंने लिखी है द टेल ऑफ जेनजी, जिसके अंदर इन्होंने बताया है प्रिंस जो है, एक प्रिंस जो है जिनका नाम जेनजी है, उनके बारे में बहुत सब कुछ बताया गया है। सो दैट इज इट फॉर द फर्स्ट पार्ट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, बट बिफोर लीविंग द वीडियो आई रिक्वेस्ट you all to just subscribe my channel and hit the like button if you have liked the video. Thank you.